लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो सब्जेक्ट है, दैट सब्जेक्ट नेम इज इनकम टैक्स, राइट। हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इनकम टैक्स, उसे हम टैक्सेशन भी बोलते हैं। इनकम टैक्स बोले या टैक्सेशन बोले, सेम थिंग। अब सबसे पहले इनकम टैक्स को पढ़ने से पहले वी हैव टू गो थ्रू विद द गवर्नमेंट। हमारे पास गवर्नमेंट दो टाइप की होती हैं। गवर्नमेंट हमारे पास दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अनदर वन इज स्टेट गवर्नमेंट। आर यू क्लियर विद? फर्स्ट गवर्नमेंट कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी टैक्स लॉस बनाती है, कानून बनाती है टैक्स को लेकर के, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ राइट है, वो भी टैक्स को लेकर लॉस बनाती है। एक्चुअली जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज बेसिकली अ लॉ, like we study business law, company law, right, compensation law, wages act, तो this is income tax is a act। तो दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो। अब हमें ये देखना है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको किसके पास पावर है। तो इनकम टैक्स बेसिकली इज फॉर्म्ड एंड अमेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। इनकम टैक्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं डीटी, डायरेक्ट टैक्स, राइट, डायरेक्ट टैक्स। और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट टैक्स, उसे हम बोलते हैं आईडीटी। तो अभी हमने क्या से सीखा? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास टैक्स लगाती है जिसमें इनकम टैक्स उसका नाम है। और पहले हमारे पास हुआ करता था सर्विस टैक्स, जो कि जीएसटी के आने से फिनिश हो गया। और अगर हमारे पास जीएसटी होता जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, तो जीएसटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, ये सारे टैक्सेस कौन लगाती है बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर कौन सी है? वो लगाती है वैट, सेल टैक्स, टोल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। ये सारे टैक्स कौन लगाता है? हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। अब जो बिजनेस पर्सन है उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे टैक्स किसको पे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है या स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है। तो जब हम, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जीएसटी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का है और एक्साइज हमारे पास क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो हमारे पास फिर ये फॉर्मूला आता है, दिस इज। अब आप पहले इसको देखते हैं हम लोग। देखो, टैक्सेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमने देखा डायरेक्ट टैक्स हमारे पास होता है और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसमें हम बर्डन ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब सॉरी, बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर, बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर। डायरेक्ट टैक्स में जिस पे टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी उसको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा और वो उसको किसी पे चार्ज नहीं कर सकती। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? टैक्स लगता है कंपनीज पे, कॉर्पोरेट्स पे, बट वो कस्टमर से अल्टीमेटली रिकवर कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो पहले हमारे स्टेट वाइज था सेल टैक्स और सेंट्रल वाइज था स्टेट टैक्स, सर्विस टैक्स। अब इन सबको रिमूव करके, एक्साइज ड्यूटी इन सबको रिमूव करके, अब गवर्नमेंट हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स में लगाती है जीएसटी। क्या लगाती है? जीएसटी। तो जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया है, वो हमारा जीएसटी का पार्ट हो जाएगा, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बट जीएसटी को इतना समझेंगे कि जीएसटी इज अ सेंट्रल लेवल टैक्स। बट जो जीएसटी एक्ट बना है वो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के साथ बना है। तो जब हम टैक्स लगाते हैं सेंट्रल लेवल पे जीएसटी, तो वहीं पे हम प्रपोर्शन कर देते हैं कि कितना परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो कलेक्ट एंड लेवी कौन करता है इनडायरेक्ट टैक्स में? जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर वो स्टेट को उसका प्रपोर्शन दे देती है। इतना समझ में आया आपको, जो आपको डाउट था या स्टिल डाउट? एक्साइज ड्यूटी की थोड़ा सा बात करते हैं। एक्साइज ड्यूटी लगती है किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे। तो एक्साइज ड्यूटी तो अब कहाँ चला गया? ये पहले स्टेट लेवल पे लगती थी, अब ये चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी जीएसटी में। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें एक्साइज ड्यूटी अभी भी कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। जैसे एल्कोहलिक प्रोडक्ट, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट पे अभी भी एक्साइज लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी हुई है। क्लियर? अब हमारे पास जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें कौन कौन से टैक्सेस हम लोग पढ़ते हैं? तो हमारे पास एक इनकम टैक्स हो जाएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एक हमारे पास आता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसे हम बोलते हैं टीडीएस, राइट, जिसे हम बोलते हैं टीडीएस। ऑक्ट्राय और कस्टम ड्यूटी ये भी इनडायरेक्ट टैक्स के पार्ट हैं। ऑक्ट्राय क्या होता था? जो लगता था वन स्टेट से अदर स्टेट में जाते टाइम, जो अब रिमूव हो गया 100%, जो चला गया जीएसटी में, जिसे हम ई वे बिल के थ्रू वहां पढ़ते हैं। कस्टम ड्यूटी लगती थी जब आप
गुड्स को इंडिया लाते थे फ्रॉम द अनदर कंट्री। कस्टम ड्यूटी अभी भी है, पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, अब भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कोई क्लियर पॉइंट यहां तक डाउट? ई बे बिल, ऑक्ट्राई को ही नया फॉर्म दे दिया गया है ई बे बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, अगर हम अपना कोई सामान या माल ट्रक के थ्रू या किसी भी हैवी ट्रांसपोर्ट के थ्रू वन स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, तो हमें ऑनलाइन एक रिटर्न फाइल करनी होती है, उसे हम बोलते हैं ई वे बिल। क्लियर? वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। नाउ अब हम और देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास इनकम टैक्स है, टीडीएस है, और मैं बोलूंगा पहले वेल्थ टैक्स होता था। वेल्थ टैक्स लगता था अमीर आदमियों पे, जैसे कि बहुत बड़े बिजनेसमैन जैसे रिलायंस, टाटा, अंबानी, इस पे। लेकिन वेल्थ टैक्स व्हेन द मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पावर 2014 में इसको रिमूव कर दिया गया। नाउ वेल्थ टैक्स डू नॉट एग्जिस्ट। 2014 में एज द गवर्नमेंट केम, उसने वेल्थ टैक्स को रिमूव कर दिया। नाउ ओनली इनकम टैक्स एंड टीडीएस एग्जिस्ट इन द पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। Clear? Now, salary is a part of income tax. Salary is a part of income tax. जब हम इनकम टैक्स को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे हेड्स ऑफ इनकम। क्या पढ़ेंगे? हेड्स ऑफ इनकम। गवर्नमेंट ने कितने हेड्स बना रखे हैं जिनको हम काउंट करते हैं, तो सैलरी इज वन ऑफ द हेड ऑफ इनकम टैक्स। क्लियर? नाउ इनडायरेक्ट टैक्स में कितने टैक्स हुआ करते थे? सेल टैक्स वाज देयर, वैट, वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। नाउ ओनली वन टैक्स एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी हियर इनडायरेक्ट टैक्सेस, वी आर ओनली कंसर्न विद इनकम टैक्स, so we will move on it. Now come to the next point. बेसिक क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? नाउ अब हम पढ़ेंगे पर्सन। इनकम टैक्स में जैसे क्या होता है कि हर कोई कमाता है, गवर्नमेंट को ये बात पता है, गवर्नमेंट को पता है हर कोई कमाता है, लेकिन इनकम टैक्स ने अपनी डेफिनेशन दी हुई है कि कौन कौन किस फॉर्म में कमाता है। जैसे मैं और आप अर्न करते हैं तो हम आएंगे इस फॉर्म में, सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल। अगर कोई फैमिली अर्न करती है उसे बोलेंगे एच यू एफ, दैट इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइड फैमिली। पार्टनरशिप फर्म अर्न करती है, पार्टनरशिप कंपनी अर्न करती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब इन लोगों का कोई ग्रुप, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब लोगों का कोई ग्रुप, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जैसे कि किसी की यूनिवर्सिटी, किसी की कोई बॉडी है ना, या कोई लोकल अथॉरिटी जैसे एमसीडी, डीडीए, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी। तो इनकम टैक्स में इन लोगों को बोला गया है पर्सन, क्योंकि ये सब कोई किसी ना किसी वे में कमाते हैं। Suppose I am an individual person, तो I render my coaching services, तो I earn through coaching, तो I am individual. Suppose we have a family and we run a jewelry shop, तो that is jewelry shop is earning by the name of HUF. पार्टनरशिप जैसे सीए लोग अपना काम शुरू करते हैं, डॉक्टर लोग मिलके काम करते हैं, पार्टनरशिप। कंपनी individual is one person. I am individual. Dhrupkant Sharma is a one individual person who is earning income by rendering coaching services. But HUF came into point when family business is run by a karta person. Suppose we are a Sharma family and we are doing services of jewelry last 150 years. Some businesses are run by as a family members, जिसमें बिजनेस किसी और को नहीं मिलता, उन्हीं के ही पेरेंट्स को और उन्हीं के चाइल्ड को आगे फॉरवर्ड होता रहता है। No. Partnership is a relation between two or more persons. Suppose two doctors came into partnership. One is no. पार्टनरशिप फैमिली में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप दो ब्रदर हो, दोनों सीए हो और यू आर गोइंग टू बिजनेस, दैट विल बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में और उसमें ये फर्क है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोगों का काम शुरू हो रहा है, वो दोनों एक्सपर्ट हैं किसी चीज में। एचयूएफ तभी आएगा जब आपकी फैमिली है, फैमिली में मेंबर्स हैं, और जो बिजनेस है एंसेस्ट्रल से चला आ रहा है, फादर से सन, सन से नेक्स्ट जनरेशन, जनरेशन वाइज जब बिजनेस, तो उसे हम एचयूएफ बोलते हैं। और ये टर्म सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करती है, एचयूएफ ओनली एग्जिस्ट इन इंडिया, और ये किसी कंट्री में नहीं। क्लियर? कोई डाउट? हाँ। नाउ कंपनी, यू मस्ट बी क्लियर, कोई भी कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस ये जो पर्संस हैं इनका ग्रुप। सपोज दो पार्टनरशिप फॉर्म या एक कंपनी और एक पार्टनरशिप मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं,
या 2 सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे मान लो दिल्ली मेट्रो का काम हो रहा है या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, तो 2-3 पार्टनरशिप फर्म मिलकर काम कर रही हैं, 4-5 कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्लियर? एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस कलेक्शन ऑफ दीज। जैसे सपोज करो हमने इंस्टीट्यूट खोला और हम इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, एक फैमिली के टीचर्स आते हैं, मतलब उनकी फैमिली में सारे ही टीचर हैं और मैं पढ़ाता हूं, हम लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, दैट इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्संस। या 2 पार्टनरशिप फर्म मिलकर काम करती हैं, 2 डॉक्टर हैं लेडी एक्सपर्ट, 2 डॉक्टर है जेंट्स एक्सपर्ट, दोनों अपना अपना अलग काम करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, बट दोनों फर्म मिलकर भी काम करती हैं, इस तरीके से। ठीक है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मींस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे हम लोग 20 लोग मिलकर काम शुरू कर रहे हैं, 50 लोग, 100 लोग, इसे बोलते हैं नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोलते हैं, कि हम लोग कोई एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लोग बना लेते हैं, है ना, अपना कोई वेलफेयर के लिए काम शुरू करते हैं, कि फिर हम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहते। क्लियर? नाउ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मींस कोई भी ऐसी बॉडी जिसको गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया, जैसे LIC, जैसे RBI, जैसे CBI, जैसे कोई कॉलेज, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी, दीज आर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। इनके पास भी तो इनकम आती है ना, बाय द वे ऑफ फीस, बाय द वे ऑफ पेनल्टीज, तो ये भी इनकम टैक्स भरते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सन। लोकल बॉडीज क्या होती हैं, लाइक MCD, DDA, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये छोटे लेवल पे काम करती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये भी इनकम अर्न करती हैं, दे ऑल्सो कॉल्ड पर्सन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म इज assessee. Next term is assessee. ASSESSEE. Yes, the person who is liable to pay tax is called assessee, and that person become assessee. assessee यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या, elaborate the term that all assessees are person but all person are not assessee. This is a right term, this is a correct term. क्या, जितने पर्सन हैं उनमें से कुछ लोग बनेंगे क्या टैक्स पेयर, क्योंकि वो लिमिट को क्रॉस करेंगे, बट अगर आप असेसी बन गए तो डेफिनेटली यू विल बी पर्सन फर्स्ट। तो असेसी कौन होता है, पर्सन में से वो कैटेगरी। हाँ, हम लिमिट पढ़ेंगे अभी, आपके असेसमेंट ईयर में लिमिट 2.5 है, 2,50,000 से ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है, अभी हम स्लैब पे जाएंगे। तो असेसीज आर दोज पर्सन हु आर लायबल टू पे टैक्स। क्लियर? जैसे मैं और आप नॉट एसएससी, वी आर नॉर्मल इंडिविजुअल बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग सो मच दैट वी हैव टू पे टैक्स, तो वी आर नॉर्मल पर्सन इन द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स, but if we are earning huge amount and we are liable to pay tax to the government, then we must be an assessee. Clear? बोलो। चलो नेक्स्ट हम समझते हैं, नाउ व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड नाउ व्हाट इज असेसमेंट ईयर। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, प्रीवियस ईयर मींस इन अकाउंट्स जिसे आप फाइनेंशियल ईयर बोलते हो उसी को इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर बोलता है। हेयर प्रीवियस मींस डजंट मीन पिछला साल, नो, प्रीवियस ईयर हेयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू हैव अर्न्ड द इनकम, financial year in which you have earned the income. Suppose I have earned income in 2021 लेटेस्ट है, मतलब आपका, एक सेकेंड, असेसमेंट ईयर आपका 2021, तो यही तो लिखा है, यही है ना जो मैंने लिखा हुआ है, 22 है आपका, मतलब 21 22 है। मुझे पिक भेजो उसमें जहां पे बुक में लिखा है आपके, पिक भेजो, व्हाट्सएप कर दो। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज असेसमेंट ईयर एंड व्हाट इज प्रीवियस ईयर। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर वो होता है जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं। सपोज अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है विच इज रनिंग ऑन, इसे हम बोलेंगे 21-22। क्लियर? अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 21-22, बट कौन सा फिनिश हो चुका है, 2021, यानी 31 मार्च 2021 फिनिश। तो अब जो लोग टैक्स भर रहे होंगे वो कौन से प्रीवियस ईयर का टैक्स भरेंगे, 2021।
और जिस ईयर की आप इनकम अर्न करते हो उसके नेक्स्ट ईयर जो आपका रनिंग है उसमें आपकी असेसमेंट होती है, मतलब डिपार्टमेंट आपकी इनकम को चेक करता है, आपकी रिटर्न जो भरी आपने वो चेक करता है, उस ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर होता है उससे नेक्स्ट ईयर को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। क्लियर? तो इसीलिए आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर है 2021, तभी आपके एग्जाम में जो लॉ लगेंगे, जो आपको रूल पढ़ाना है, मुझे वो पढ़ाना है असेसमेंट ईयर 21-22 के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलो अब हम आते हैं स्लैब पे, तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। 21 असेसमेंट ईयर हमारा 21-22। चलो अब हम आते हैं स्लैब रेट पे, जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे। नाउ व्हाट इज द स्लैब रेट? पहले ये समझते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था, हमने देखा था हमारे पास कई पर्सन्स हैं, लाइक वी हैव इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। तो आपको ये समझना है कि जो हम स्लैब पढ़ रहे हैं वो स्लैब एप्लीकेबल हैं ओनली ऑन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। बाकी पे स्लैब रेट नहीं होती, उन पे अलग टैक्स का सिस्टम है। आर यू क्लियर विद? स्लैब रेट जो हम पढ़ने वाले हैं वो लगती है नॉर्मल पर्सन पे, फैमिली बिजनेस पे, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। तो बच कौन गया, देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास क्या बच गया, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और लोकल अथॉरिटी। इन पे लगता है अलग तरीके का टैक्स, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आप आ जाओ, हमारे पास गवर्नमेंट ने 3 तरीके की स्लैब रेट डिजाइन की है ऑन द बेसिस ऑफ एज। अगर हमारी एज अप टू 60 ईयर तक है, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ माइनॉरिटी टू 60 ईयर्स, मतलब 18 से लेके 60 तक हैं, तो वी विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल सिटीजन। और हमारे लिए स्लैब बोलती है गवर्नमेंट, 250 तक अगर अर्न करते हो तो कोई भी टैक्स नहीं देना। 250 रुपए से एक भी रुपए ज्यादा अर्न करते हो तो कहाँ आ जाओगे, 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 5 लाख से एक रुपया भी ज्यादा अर्न किया तो दूसरी स्लैब में आ जाओगे, यू हैव टू पे 20%। और अगर 10 लाख रुपए से एक रुपया भी ज्यादा अर्न किया तो आप कहाँ आ जाओगे, थर्ड में। नाउ यू हैव टू पे 30% टैक्स। क्लियर? ये स्लैब आपको याद रखनी है, इसके मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा बाद में, इसी के न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो इतना याद रखना है, 250 तक नो, 250 टू 5 लाख, 251 रुपीज टू 5 लाख 5%, 5 लाख 1 रुपी टू 10 लाख 20%, 10 लाख रुपी 1 प्लस 30%, राइट? Now, if you are a 60 plus and up to the age of 80 years, you will be called as senior citizen and your tax slab will be up to 3 lakh, no tax. 3 लाख से एक रुपया भी ज्यादा अर्न कर लिया, यू हैव टू पे 5% टैक्स। 5 लाख रुपए से एक रुपया ज्यादा अर्न कर लिया एंड अप टू 10 लाख, तो यू हैव टू पे 20% इनकम टैक्स। एंड 10 लाख रुपए से एक रुपया भी ज्यादा अर्न कर लिया तो यू हैव टू गो टू द थर्ड स्लैब, दैट इज 30%। तो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, ओनली 50,000। यानी सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट कहती है 50,000 और ज्यादा अर्न करने दो, यानी उनके पास पैसे थोड़ा दे दो, बाकी स्लैब रेट इज सेम। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट, इफ यू आर अ 60 प्लस, सॉरी इफ यू आर अ 80 प्लस, so you will be called as super senior citizen. And now government will say, if you are earning up to 5 lakh, no tax. If you are earning more than 5 lakh rupee, 1 to 10 lakh, give 20% tax. And if you are earning 10 lakh 1 rupee, then give 30%. What the difference here? Government is exempting you 5 lakh rupee. Government आपको 5 लाख तक रुपए टैक्स नहीं लगा रही, उसके बाद की सेम स्लैब पे सेम रेट है, यानी आप पे 5% वाली स्लैब रेट नहीं है, सीधा आप 20-30 पे आ जाओगे। क्लियर? चलो इसके बाद सरचार्ज आता है, सरचार्ज हम बाद में पढ़ेंगे। सरचार्ज हम तब पढ़ेंगे जब हम टोटल इनकम समझ लेंगे। सरचार्ज का मतलब अभी इतना समझो आप, जो टैक्स पे टैक्स लगता है उसे हम सरचार्ज बोलते हैं। सरचार्ज क्या है बताओ? जो टैक्स पे टैक्स लगता है, यानी जो मोटे अर्नर्स हैं, जो लोग काफी मोटा कमाते हैं, उन पे सरचार्ज लगता है, ये हम बाद में देखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, कौन हो आप? कंपनी को दो पार्ट में बांटा गया है। इफ यू आर अ डोमेस्टिक कंपनी मींस इंडियन कंपनी, लाइक इंडियन कंपनी हो आप, और अगर आपकी प्रीवियस ईयर, अगर आपकी प्रीवियस ईयर में टर्नओवर कितनी थी, इसको हम प्रीवियस ईयर मिटा देते हैं। जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, सपोज आपका प्रीवियस ईयर क्या है 2021, तो आपका जो प्रीवियस ईयर है उस पे आपने अगर 400 करोड़ तक रुपए कमाया है तो गिव 20% फ्लैट।
अब ध्यान समझना है यहाँ पे फ्लैट टैक्स रेट है, मतलब यहाँ स्लैब नहीं है। अगर आपने 400 करोड़ तक कमाए हैं तो 25%, उससे ज्यादा कमा लिए तो 30%। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप रिलायंस कंपनी हो, आप डोमेस्टिक कंपनी हो, और अगर आपने 2 रुपए कमा लिए तो आपको 25% देना है। 10 रुपए कमा लिए 25%, 400 करोड़ कमा लिए 25%, 400 से 1 रुपए ज्यादा कमा लिया 30%। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ हाँ, कंपनी पे फ्लैट है, 1 रुपया भी कमाओगे तो आपको टैक्स देना है, उनको स्लैब की कोई छूट नहीं। ठीक है, ठीक है। अब ये फॉरेन कंपनी पे आते हैं, ये तो हमारा डोमेस्टिक कंपनी था। फॉरेन कंपनी पे फ्लैट 40% है, इसकी अर्निंग से कोई मतलब नहीं है। अगर आप फॉरेन कंपनी हो, बाहर की कंपनी इंडिया में बिजनेस करते हो, तो यू हैव टू पे 40%। क्लियर? अब फिर से सरचार्ज आता है, सरचार्ज हम बाद में डिस्कस करेंगे। सरचार्ज मतलब इतना समझ लीजिए, मोटी इनकम पे टैक्स थोड़ा ज्यादा लगता है। क्लियर? हाँ, अब हम नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। अगर आप कौन हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, अगर आप लोकल अथॉरिटी हो, तो आप पे कौन सा टैक्स लगेगा? आप पे लगेगा 30% का टैक्स, 30%। क्लियर? ये सरचार्ज हम बाद में पढ़ेंगे। अब ध्यान रखना है कि हमारे पास एक एजुकेशन सेस लगता है। नाउ व्हाट इज सेस? देखो, जब आप टैक्स पे करते हो तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स तो लेती है, साथ में स्पेशल अमाउंट ऑफ सेस लेती है, स्पेशल अमाउंट ऑफ टैक्स लेती है। उसे हम सेस बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सेस। तो जैसे एजुकेशन सेस, जैसे स्वच्छ भारत सेस, तो अभी इनकम टैक्स पे लेती है गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर आपका टैक्स बनता है तो यू हैव टू पे 4% ऑफ योर टैक्स। सपोज आपकी इनकम कुछ भी आई, आपका टैक्स निकाल के बना 500 रुपीज, नाउ यू हैव टू पे 4% ऑफ योर टैक्स अमाउंट, दैट इज 500, तो 4% एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। क्लियर? अगर आपका टैक्स नहीं है तो एजुकेशन सेस भी नहीं लगेगा। आर यू क्लियर? क्लियर? क्यों? बिजनेस से हम ले रहे हैं, हम टैक्स अगर ले रहे हैं तो सेस भी ले रहे हैं, वो दे ना दे उनसे क्या मतलब, हम उनसे टैक्स पे सेस ले रहे हैं, ये हमारा लॉ है, यू हैव टू पे। इंडिया का लॉ है, अगर आपसे गवर्नमेंट पैसे मांग रही है, यू हैव टू पे। गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स जो है वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? जो उसने कोविड में पैसे खर्च किए, जो उसने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया, गवर्नमेंट अल्टीमेटली पैसा पब्लिक से लेके पब्लिक को ही देती है ना। तो हेल्थ एंड एजुकेशन पे पैसा अलग से देना पड़ता है, क्योंकि वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी। तो हेल्थ एंड एजुकेशन पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो इसका हम अलग से अमाउंट लेते हैं। ठीक है, पहले ये सिर्फ एजुकेशन था। हाँ, 4%। नहीं, इट वॉज प्रीवियसली इट वॉज ओनली, पहले पहले अमाउंट पे, अमाउंट टैक्स ऑफ अमाउंट पे। सपोज आपका टैक्स बना, मैंने आपका टैक्स निकाला वट एवर रेट, आपका टैक्स बना 1000 रुपीज, तो 1000 पे 4%, टैक्स पे 4%, नॉट इनकम। तो 1000 का 4% मीन्स 40 रुपीज यू हैव टू पे एज अ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यू हैव टू पे टोटल 1040 रुपीज टू द गवर्नमेंट। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास, एक सेकेंड। तो ये होते हैं कुछ सेस जो गवर्नमेंट लगाती है। पहले एजुकेशन सेस नाम था, अब इसका नाम हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ऐसे ही गवर्नमेंट लगाती है स्वच्छ भारत टैक्स, क्लीन गंगा सेस, कृषि कल्याण सेस, ये गवर्नमेंट लगाती है। बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, वी आर ओनली कंसर्न विद एजुकेशन सेस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अब गवर्नमेंट कहती है कि हर पर्सन इनकम अर्न करता है, तो गवर्नमेंट ने इनकम की क्लासिफिकेशन कर दिया है। जैसे सपोज मैं कोचिंग से अर्न करता हूँ, है ना, कोई पर्सन जॉब जाके अर्न करता है, कोई पर्सन अपना एसेट सेल कर देता है, मतलब इनकम इज अर्न बाय वट एवर नेम कॉल्ड। तो इनकम टैक्स में देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ओनली। अगर आप जॉब पे जाते हो एंड यू आर गेटिंग सैलरी, तो योर इनकम विल बी टैक्स एज इनकम अंडर द हेड सैलरी। इसको हम एक चैप्टर समझ के पढ़ेंगे डिटेल से। एंड अगर आपका घर है और अगर आपने उस घर को रेंट पे दिया हुआ है, कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल, तो आपकी इनकम काउंट होगी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी।
अगर आपने कोई एसेट सेल कर दिया, सपोज लैंड, बिल्डिंग, कोई उस तरीके से जो आपका एसेट है उस पर आपको फायदा हो गया सेल करने पे, तो यू विल बी टैक्स एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपका कोई भी बिजनेस है, तो आपकी इनकम कंप्यूट होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर हो रहा है? और अगर इस चारों हेड में आप नहीं आते तो आपकी इनकम के लिए सेपरेट हेड बना दिया गया, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जिस पर्सन की इनकम इन चारों हेड में नहीं आती तो डायरेक्टली इट विल बी लाई ऑन अदर सोर्सेज। अब जैसे कोचिंग है, सिंपल, तो कोचिंग इज माय प्रोफेशन, राइट? आई एम टीचिंग ऑल ओवर इंडिया, इट्स माय पैशन, प्रोफेशन, इट विल बी इनकम अंडर द हेड business and profession. But suppose I am working in TCS, I am an employee of TCS, I go to the office, came back to 7 p.m. and in my idle time 1 or 2 hours I give classes. So that coaching fee will be termed as other sources and salary will be termed as income from salary. Right? So it may possible that one person is taxed under more than one heads. Clear? It's ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी से ही अर्न करता हो, वन पर्सन मे अर्न मोर देन वन हेड्स ऑल्सो, उसको हम उस लॉ के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। क्लियर? चलो, ये हमारे 5 हेड्स हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम समझेंगे कि अदर सोर्स में गवर्नमेंट क्या क्या इनकम को कंसीडर करती है। सपोज आप कोई कमीशन से अर्न करते हो तो अदर सोर्स है, आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलता है बैंक डिपॉजिट से, डिवेंचर से, अदर सोर्स है, डिविडेंड मिलता है, अदर सोर्स है, सबलेट कर देते हो हाउस, सबलेट का मतलब होता है किराए पे लेके दोबारा किसी को किराए पे दे देना, सबलेट। कैजुअल इनकम मिलती है कभी कभार, केबीसी में आप जीत जाते हो, कोई फैमिली पेंशन मिल जाती है, डायरेक्टर हो आप कंपनी के और आपको सैलरी के अलावा सिटिंग फीस मिलती है, तो दैट इज योर अदर सोर्स। अगर आपको रेमुनरेशन मिलता है, रेमुनरेशन कौन, रेमुनरेशन मिलती है किसको, जैसे आप एमपी एमएलए हो तो आपको क्या माना जाएगा, अदर सोर्स। ठीक है? तो अगर आप एमपी एमएलए हो, जो भी आपको मिलता होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अदर सोर्स। अगर आप टीचर हो, अगर आपकी एग्जाम के लिए अटेंड करने के लिए फीस मिलती है, अदर सोर्स। एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो माफ है, लेकिन अगर इंडिया से बाहर अर्न करते हो तो अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, अगर आप राइटर हो, रॉयल्टी मिलती है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्सेज। अगर आप कहाँ जीतते हो, कोई लॉटरी लग जाती है, कोई रेस में, कोई शो में जीतते हो, अदर सोर्स। अगर आपको गवर्नमेंट वापस करती है, कोई पैसे रिफंड करती है, अदर सोर्स। और अगर आपको इनकम मिलती है आपको बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने से, अदर सोर्स। तो दीज आर द इनकम, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब मैं आपको पढ़ाता हूं व्हाट इज टोटल इनकम। पढ़े अब कि हम कैसे किसी पर्सन की टोटल इनकम निकालते हैं। टोटल इनकम मतलब इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स एंड आफ्टर ऑल एडिशन एंड डिलीशन, जिसपे पर्सन को टैक्स पे करना होता है। पढ़े इसको। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे निकलती है, सबसे पहले हम उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी को जोड़ते हैं, फिर हाउस प्रॉपर्टी को जोड़ते हैं, कैपिटल गेन को जोड़ते हैं, पीजीबीपी को जोड़ते हैं, प्रॉफिट लॉस हम बनाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को लेते हैं। इन पांचों हेड को ऐड करने के बाद जो आती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। यहाँ तक क्लियर? पांचों हेड से अगर उसकी इनकम है, चाहे 2 हेड से, 1 हेड से, तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर? फिर हम उसको देते हैं डिडक्शन। पीजीबीपी मीन्स प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर? नाउ तो ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट के बताए हुए जगह पे पैसा लगाते हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ माफी देगी, उसे बोलते हैं डिडक्शन। तो डिडक्शन का हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। तो डिडक्शन में ऐसे सेक्शन बोले गए हैं, जैसे अगर आप 80C के फंड में लगाते हो, 80D में लगाते हो, 80U में लगाते हो, 80TTA में लगाते हो, 80E में लगाते हो, ये पूरा सेपरेट चैप्टर है, इट विल टेक 2 क्लासेस। तो अगर आप यहाँ पे पैसा लगाते हो तो वो इनकम आपकी क्या हो जाती है, माफ। तो इस इनकम से जीटीआई में क्या माफ हो गया बताओ, लेस क्या हो गया, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वाली। तो इसे माइनस करने के बाद आता है टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। क्लियर?
नाउ अब हम क्या करते हैं, यहां से हम स्लैब रेट माइनस करते हैं। स्लैब रेट हमारी क्या कहती थी, 250 कहती थी, याद है आपको जो हमने स्लैब पढ़ा था कि जितना लेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 250 माइनस कर देंगे जो बेसिक एग्जाम्पशन है, उसके बाद हम स्लैब रेट को अप्लाई करेंगे, उस पर स्लैब रेट लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, जो टैक्स आएगा उसे हम बोलेंगे टैक्स पेएबल। क्लियर, टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल जो आएगा उस टैक्स पेएबल पे हम 4% क्या निकालेंगे, एजुकेशन सेस। अब उसके बाद हम देंगे उसको रीबेट। रीबेट को हम अलग से पढ़ेंगे। रीबेट भी एक स्पेशल क्या है, माफी है। गवर्नमेंट रीबेट देती है छोटे मोटे टैक्स पेयर को, क्या देती है बताओ, रीबेट देती है। क्या देती है, रीबेट। तो रीबेट कितना देती है, कब देती है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी इसकी लिमिट चेंज हो गई है तो अभी हम इसको डैश कर देते हैं। तो इतना समझना है, इस रीबेट का नाम याद रखना है। 87A की रीबेट मिलती है छोटे टैक्स पेयर्स को। किसको मिलती है, छोटे छोटे टैक्स पेयर को। ये माफ करने के बाद भी अगर आपका कुछ अमाउंट होता है तो ये आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। दिस इज कॉल्ड नेट टैक्स पेएबल। क्लियर, क्लियर, यस। यहाँ तक हमारा बेसिक पूरा कवर हो जाता है। यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास सोर्सेज हैं, कितने हमारे पास हेड्स हैं। यहाँ पे हमारा एक बेसिक चैप्टर, आपकी बुक आप देखोगे तो एक चैप्टर हमने आज कर लिया। देखो रिबेट 87 क्या कहती है, ध्यान से समझेंगे। रिबेट 87 किसको मिलती है, पहले ये आप समझो। देखो रिबेट 87 मिलती है जिस पर्सन की टोटल इनकम कौन सी, ये देखो ऊपर मैंने आपको बताया था दिस वन। अगर ये टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख से कम है, बात समझ में आया। अगर आपकी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, तभी आपको ये रिबेट लेस होगी। पहली बात तो ये हो गई, कब मिलेगी, कितना मिलेगी ये ध्यान से समझो। ये जो आपका टैक्स आया होगा, दिस वन आफ्टर एडिंग एजुकेशन सेस, ये जो टैक्स आया होगा वो वाला अमाउंट, और 12,500 जो कम होगा वो हम क्या कर देंगे, माइनस। वो आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट। एक एग्जांपल लेके समझे। सपोज करो आपका टोटल, आपको टोटल टैक्स बना 7,000। अब रिबेट कितनी मिलनी है, 7,000 और 12,500 विच एवर इज लेस। तो लेस कौन सा हुआ, 7,500। तो 7,500 पूरा माफ हो जाएगा, आपका टैक्स कुछ भी नहीं बनेगा। अगर आपकी टोटल इनकम बनती है सपोज करो 15,000, तो रिबेट कितना मिलेगा, 15,000 12,500 कितना कम है, 12,500, तो आपको 2,500 पे टैक्स, 2,500 टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, चलो ये हमें क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट, दिस वन, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है और ये कहता है कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। मतलब ऐसी इनकम जिस पे टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती, कहती है इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये आपकी अपने ही पैसे हैं, इस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। राइट, पढ़े इसको। इसे हम बोलते हैं इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या बोलते हैं, इनकम एग्जेम्प्ट, माफ, टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। अगर आप किसी पार्टनर हैं किसी फर्म में तो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा होगा उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप किसी एचयूएफ फैमिली के मेंबर हैं तो वहां से आपको कोई हिस्सा मिल रहा है, टैक्स नहीं है। अगर आप अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है, टैक्स नहीं है। अगर आपको एलआईसी कोई पैसे दे रही है, आपका समय शॉर्ट दे रही है, तो कोई टैक्स नहीं है। अगर आप प्रोविडेंट फंड रिसीव कर रहे हैं, पीएफ क्या होता है, जब आप जॉब करते हो तो पैसे कटते हैं, पीएफ, वही पैसा आपको मिल रहा है, कोई टैक्स नहीं है। कोई अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिला, कोई टैक्स नहीं है। डिविडेंड अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी दे रही है तो कोई टैक्स नहीं है। और अगर आपको कोई परक्विजिट्स मिला, परक्विजिट मतलब कोई सुविधा, कोई गुड्स मिला, कोई आपको सामान मिला आपके लिए, और कहां से मिला, इंडिया से बाहर, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल वेयर गवर्नमेंट डू नॉट लेवी टैक्स। क्लियर, इसमें से कुछ पूछना है। नाइन्थ क्या है, परक्विजिट्स। परक्विजिट्स हम पढ़ेंगे, सैलरी के चैप्टर में आएगा परक्विजिट। परक्विजिट्स क्या होता है, जैसे आपको कार मिल गई, समझ गए, आपको कोई गिफ्ट मिल गया, वॉच मिल गई, कोई चीज आपको मिला, कहां से, इंडिया से बाहर, कोई भी भेज सकता है आपको, तो उस पर टैक्स नहीं है, क्योंकि आपका कोई रिलेटिव ही भेज रहा होगा या कोई नोन।
अननोन नहीं भेज रहा होगा, उस पर टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। उसके बाद एक बार आप अपनी बुक ओपन करो, उसमें देखो आपके चैप्टर्स होंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। दिस चैप्टर नेम इज रेजिडेंशियल स्टेटस। दिस इज द फ्रेश चैप्टर एंड टिल नाउ हमने जो कर लिया दैट इज द बेसिक चैप्टर। एक हमने बैकग्राउंड पूरा इनकम टैक्स का कर लिया। नाउ दिस इज न्यू चैप्टर गोइंग टू स्टार्ट, इट्स अ रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट।